अब तू बताएगी भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तू इतनी ज्यादा परेशान है, यूं ही स्टैचू बनकर खड़ी रहेगी? बार बार पूछने पर भी जब रक्षिता अक्षरा के सवाल का जवाब नहीं दे रही थी तो उसने चिल्लाते हुए उससे कहा। अक्षरा का यूं गुस्से में चिल्लाना रक्षिता से बर्दाश्त नहीं हो पाया और वो डर की वजह से थोड़ी सी सहम गई और डर की वजह से अक्षरा को सब कुछ बताने लगी। माँ, मेरी परेशानी की असली वजह दरअसल रुद्र और आकाश है। रक्षिता के मुंह से रुद्र और आकाश का नाम सुनकर अक्षरा चौंक गई और एक बार फिर गुस्से में रक्षिता से बोल बैठी। क्या हुआ रक्षिता? रुद्र और आकाश के बारे में क्या? मुझे सारी बात सच सच बताओ। क्या उन दोनों ने तुम्हारे साथ किसी तरह की बदतमीजी की है जिस वजह से तुम इस तरह परेशान हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ और उन्हें ठीक करती हूँ। अक्षरा को इस तरह गुस्से में देखकर रक्षिता ने फैसला किया कि वो पहले माहौल को पूरी तरह से शांत करेगी और उसके बाद अक्षरा से रुद्र और आकाश के झगड़े के बारे में सारी बातें कहेगी। इसलिए उसने पहले अक्षरा को पास ही में रखे हुए सोफे पर बिठाया और फिर खुद उसके कदमों के पास जमीन पर बैठ गई। इसके बाद रक्षिता ने अक्षरा को समझाते हुए कहा, नहीं माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उन दोनों ने मेरे साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि बेचारे वो दोनों तो मेरी वजह से एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। रक्षिता ने जैसे ही रुद्र और आकाश की दुश्मनी के बारे में अक्षरा को बताया तो एक पल के लिए तो अक्षरा की धड़कनें थम सी गईं। पर कुछ देर बाद अक्षरा ने रक्षिता की तरफ देखा और उससे पूछा, साफ साफ बता कि क्या हुआ है? आखिर तेरी वजह से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने हैं? ऐसी क्या वजह है जिसने तुझे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है? रक्षिता ने पहली बार उसकी माँ को इस तरह गुस्से में देखा था और अभी अभी अक्षरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, इसलिए उसका इस तरह से गुस्सा करना रक्षिता को ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए रक्षिता ने शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी हुआ वो सब एक एक करके अक्षरा को बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उसके एक्सीडेंट वाली बात बताई कि किस तरह एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में रुद्र और आकाश दोनों एक दूसरे से लड़ बैठे थे और उसके बाद से ही उन दोनों की ये दुश्मनी बढ़ती ही जा रही थी। उनकी दुश्मनी की वजह बताने के बाद रक्षिता ने अक्षरा को आकाश की उस शर्त के बारे में बताया जो उसने आज सुबह हॉस्पिटल में रक्षिता के सामने रखी थी। सारी बातें जानने के बाद अक्षरा बिना पलके झपकाए सिर्फ रक्षिता को देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षरा ने रक्षिता को समझाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आकाश सही में ऐसा कुछ चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ गुस्से में तेरे सामने ये शर्त रखी है। कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही इस शर्त को भूल जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आकाश फिर भी अपनी शर्त को बरकरार रखता है तो उसके इस पागलपन के लिए बेहतर यही होगा कि तू उसे छोड़कर रुद्र को चुने। ऐसा करने से उसे उसकी गलती का एहसास भी हो जाएगा और उसे समझ आ जाएगा कि हर जगह खुद को इम्पोर्टेंस देने का नतीजा क्या होता है। उसे भी पता चलना चाहिए कि लोगों की जिंदगी में उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग भी हो सकते हैं। अभी रुद्र तेरा बॉस है और आकाश के बचपने में आकर तू अपनी नौकरी तो छोड़ नहीं सकती है। इसलिए इस शर्त के बारे में ज्यादा मत सोच। तुझे किसी भी तरह का फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अक्षरा के समझाने के बाद रक्षिता की उलझन कुछ हद तक कम हो गई और उसे समझ आ गया कि अगर फ्यूचर में आकाश इस शर्त को लेकर परेशान करता है तो उसे क्या करना है। अभी रक्षिता और अक्षरा एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि इतने में ही रक्षिता का मोबाइल फोन बज उठा। रक्षिता दौड़कर फोन के पास गई तो उसने देखा कि ऑफिस के रिसेप्शन के नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आ रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया और बोली, हेलो रोजी, क्या हुआ? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? रक्षिता की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से रोजी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैडम, सब ठीक है। दरअसल अगले 1 घंटे में ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है जिसमें हमें अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में स्ट्रैटेजी बनानी है। इसलिए रुद्र सर ने बोला है कि आपको इन्फॉर्म कर दें। आपका इस मीटिंग में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। आप प्लीज कुछ वक्त निकाल कर अभी ऑफिस आ जाएं। रक्षिता के पास ऑफिस जाने के अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि सुबह ही रुद्र
हॉस्पिटल से गुस्से में वापस आया है और अगर ऐसे में वो उसे मना कर देगी तो ये उसके लिए ही नुकसानदायक साबित हो जाएगा। इसलिए उसने रोजी की बातों पर हामी भरते हुए कहा, हाँ रोजी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी घर से निकलती हूँ और जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचने की कोशिश करती हूँ। इतना कहते ही रक्षिता ने कॉल कट कर दिया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। घर से निकलते हुए उसने अक्षरा को बाय बोला और अपना ख्याल रखने की सलाह देते हुए वहां से चली गई। रक्षिता को लग रहा था कि वो ऑफिस पहुंचकर रुद्र के गुस्से का शिकार होने वाली है, पर जैसे ही वो ऑफिस पहुंची तो वहां का माहौल पूरी तरह से नॉर्मल था। रुद्र भी सुबह की सारी बातें भूलकर मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने जैसे ही रक्षिता को देखा तो सबसे पहले उसे हाथ उठाकर वेव किया और उसके पास आकर उससे बातें करने लगा। कैसी हो रक्षिता? और अक्षरा आंटी की तबीयत कैसी है? रुद्र का इस तरह नॉर्मल बिहेव करना रक्षिता को इमोशनल कर गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि वो रुद्र के बारे में कितना गलत सोचती थी कि वो उस पर गुस्सा करेगा। रक्षिता की आंखें भर आईं और उसने रुद्र से इमोशनल लहजे में कहा, सॉरी सर, आज सुबह जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। रक्षिता को इस तरह इमोशनल होता देख रुद्र से रहा नहीं गया और उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है रक्षिता। आकाश तुम्हारा दोस्त है और तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हो। मेरी और उसकी चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, पर इस वजह से तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात सुबह की, तो मैं तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि आकाश की वजह से गुस्सा होकर वहां से चला गया था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं ज्यादा देर वहां रुकूंगा तो फिर से कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाएगा। रुद्र के मुंह से ये सब बातें सुनकर रक्षिता की सारी परेशानी एक ही झटके में दूर हो गई और वो खुश हो गई। रुद्र की बातों को सुनकर उसके मन में रुद्र के लिए बहुत से पॉजिटिव ख्याल आने लगे थे। उसने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से कहा, एक तरफ रुद्र सर है और एक तरफ आकाश, दोनों में कितना डिफरेंस है। आकाश है कि जो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है और अपने बचपने के चलते मेरे सामने दोनों में से किसी एक को चुनने की शर्त रख बैठा है, और एक तरफ रुद्र है जो कितनी समझदारी से इन सब बातों को हैंडल करते हैं, ख्याल रखते हैं कि उनकी प्रेजेंस से किसी की जिंदगी में किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी ना हो। अभी रक्षिता ये सब कुछ सोच ही रही थी कि रुद्र ने उसे टोकते हुए कहा, वैसे रक्षिता, तुम्हें इस वक्त यहाँ बुलाने की वजह यह है कि हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, जिसमें हमें हिस्टोरिकल आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करनी है, जिसके लिए हमें एक हिस्टोरिकल प्लेस की जरूरत है। पर पूरे शहर में ढूंढने के बाद भी हमें एक भी ऐसी जगह नहीं मिली है जहां हम इसे ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर तुम्हारी नजर में ऐसी कोई जगह हो तो प्लीज हमें सजेस्ट करो, यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। रुद्र की बात सुनकर रक्षिता को उसकी हवेली का ध्यान आया। उसे लगा कि वो हवेली रुद्र के हिस्टोरिकल आर्ट एग्जीबिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसलिए वो रुद्र को सजेस्ट करते हुए कहने लगी, सर, दरअसल मेरे दादाजी की खानदानी हवेली है जो आपके इस इवेंट के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। चाहे तो कल सुबह मेरे साथ चलकर उस हवेली को देख सकते हैं। रक्षिता की बातों को सुनकर रुद्र को एहसास हुआ कि उसका एक भारी बोझ हल्का हो चुका है और सारे ऑप्शंस रिजेक्ट होने के बाद जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा तो वो रक्षिता की हवेली देखने के लिए मान गया। अगले दिन वो दोनों हवेली पर जाकर हवेली का इंस्पेक्शन करने लगे। रुद्र को हवेली उसकी एग्जीबिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी और उसने रक्षिता से कह दिया कि वो लोग ये इवेंट इसी हवेली पर ऑर्गेनाइज करेंगे। देखते ही देखते एक हफ्ते के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन होना था। रुद्र ने रिबन काटकर इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। कई जाने माने लोग इस एग्जीबिशन में आए हुए थे। ऐसे में सबकी सेफ्टी और कंफर्ट की जिम्मेदारी रुद्र की थी। वो किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता था। रुद्र अभी एग्जीबिशन में आए हुए सभी गेस्ट्स का वेलकम कर ही रहा था कि इतने में ही एक वर्कर रुद्र के पास आकर घबराते हुए बोला, सर, हम बड़ा वाला पेंटिंग स्टैंड तो लाना ही भूल गए। इस एग्जीबिशन की सबसे बड़ी पेंटिंग जो इस एग्जीबिशन की शान साबित होने वाली है, उसे प्रेजेंट करने के लिए हमें उस स्टैंड की जरूरत पड़ेगी।
आपके पास कोई रास्ता है कि हम जल्द से जल्द एक स्टैंड का इंतजाम कैसे कर सकेंगे? रुद्र ने उस वर्कर की बात सुनी और गहरी सांस लेकर रिप्लाई देते हुए कहा, फिक्र मत करो, हवेली के बेसमेंट में एक बड़ा सा पेंटिंग का स्टैंड रखा हुआ है। अभी के लिए तुम उसे निकाल कर ले आओ, हम उसका यूज कर लेंगे। रुद्र के कहने के बाद वो वर्कर बेसमेंट की तरफ चला गया। रक्षिता ने रुद्र को ये सब कहते हुए सुन लिया था। रुद्र की बातों को सुनकर रक्षिता पूरी तरह से हैरान थी कि आखिर रुद्र को बेसमेंट में रखे उस स्टैंड के बारे में कैसे पता चला। उसके मन में रुद्र को लेकर बहुत से शक पैदा होने लग गए थे। जो इंसान इससे पहले कभी हवेली में आया भी नहीं, उसे आखिर ये कैसे पता चला कि इस हवेली में एक बेसमेंट है और वहां पर पेंटिंग्स का एक बड़ा सा स्टैंड रखा हुआ है। थोड़ी देर तक रक्षिता रुद्र के पास खड़ी ये बात सोचती रही। रक्षिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अचानक से वो ये सवाल अपने बॉस रुद्र से नहीं पूछ सकती थी। रक्षिता ने इस बात को अभी के लिए अपने मन में ही दबा लिया और सही वक्त आने का इंतजार करने लगी। एग्जीबिशन में आए सभी लोग वहां पर लगी हुई पेंटिंग्स को देख रहे थे। सारा अरेंजमेंट काफी अच्छा था, जिसकी वजह से उस एग्जीबिशन में आए गेस्ट्स काफी खुश थे। फाइनली वो टाइम आ गया था जब आज की एग्जीबिशन की सबसे खूबसूरत पेंटिंग को दिखाया जाए। जब रुद्र को उस पेंटिंग के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए बुलाया गया तो रुद्र ने सभी को देखते हुए कहा, आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग अपनी बिजी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस एग्जीबिशन में आए। मैं इस तस्वीर से पर्दा उठाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। यह पेंटिंग जिसने बनाई है उसकी एक शर्त है कि उसका नाम किसी को ना बताया जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बस उनकी कला को सराहें, लेकिन उनके बारे में मुझसे कोई सवाल ना करें। रुद्र की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोग आपस में बात करने लगे। रुद्र ने उन सभी को शांत करते हुए आगे अपनी बात कही, मैं जानता हूं कि आप उस आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन मैं भी अपने दिए प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकता। उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। इतना कहने के बाद रुद्र ने उस बड़ी सी पेंटिंग का पर्दा नीचे उतारा। मीडिया वालों ने उसकी फोटो लेना शुरू कर दिया था। लोग आपस में उस पेंटिंग को देखकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। दूर खड़ी रक्षिता ने जब उस पेंटिंग को देखा तो वो थोड़ी देर तक अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाई। रक्षिता ने उस पेंटिंग की ओर देखते हुए कहा, क्या कमाल की आर्ट है यार। इस पेंटिंग को देखकर तो लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। तभी रुद्र ने माइक को दोबारा अपने हाथ में लिया और कहा, क्या यहाँ पर कोई है जो इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करना चाहेगा? वहां बैठे कई लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन रुद्र की नजर उस हाथ पर थी जिसने सिल्वर कलर की चूड़ियां पहनी हुई थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जी रक्षिता जी, आप आए। रक्षिता ने जब अपना नाम सुना तो उसे थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं हुआ। फिर उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसका हाथ हवा में था। रक्षिता को पता ही नहीं चला कि उसने कब अपना हाथ उठा दिया था। वो हिचकिचाते हुए रुद्र के पास आकर खड़ी हो गई। ये पहली बार था जब वो इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोलने जा रही थी। रक्षिता ने थोड़ा मायूस होकर रुद्र की तरफ देखा और धीरे से कहा, सर, मेरा हाथ तो गलती से खड़ा हो गया था। मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। रुद्र रक्षिता की नादान शक्ल देखकर धीरे से हंस पड़ा। वो रक्षिता के और करीब आया और उसने कहा, तुम गलती से ही सही वो भी बता दोगी जो ये पेंटिंग कहना चाहती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर रुद्र ने माइक रक्षिता के हाथों में पकड़ा दिया। रक्षिता ने गौर से उस पेंटिंग की ओर देखा और कहा, मुझे जितना समझ में आया वो ये कि जिसने भी ये पेंटिंग बनाई है वो सदियों से जिंदा है, जिसकी ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। वो जितना चमकीला है उतना ही काला भी, वो जितना नर्म है उतना ही सख्त। वो बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी। अगर वो किसी की जिंदगी का मसीहा हो सकता है तो किसी की जिंदगी का राक्षस भी हो सकता है। ये जिसकी भी पेंटिंग है
उसने खुद को ही इस कैनवस पर उतार दिया है। रक्षिता ने अपनी पूरी बात एक ही सांस में कह दी। सभी लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन रक्षिता को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि उसने इतना सब कुछ कैसे बोल दिया था। उसे लग रहा था जैसे ये सब उससे कोई करवा रहा है। एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा हुआ था। रुद्र ने जितने भी लोगों को बुलाया था, उन्होंने एग्जीबिशन की बहुत तारीफ की। रक्षिता ने इस एग्जीबिशन के लिए बहुत मेहनत की थी और उसका रिजल्ट वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी। थोड़ी ही देर में एग्जीबिशन खत्म हो चुका था, इसलिए अब हवेली में वही लोग बचे थे जो रुद्र के ऑफिस से आए थे। सभी काफी थके हुए थे, लेकिन सबने थोड़ी देर के लिए आराम करने की सोची। रक्षिता को भी काफी थकान लग रही थी, लेकिन वो सो नहीं सकती थी क्योंकि ये हवेली उसकी थी और उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो वहां पर आए सभी लोगों का ख्याल रखे। इसलिए रक्षिता ने सभी के लिए चाय बनाई। सबको चाय देने के बाद रक्षिता चाय लेकर रुद्र के पास आई और उसने रुद्र की तरफ कप बढ़ाते हुए कहा, सर चाय। मेरी मॉम कहती है कि मुझसे अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। रक्षिता ने रुद्र को चाय दी और उसी के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। रुद्र ने चाय की चुस्की ली और रक्षिता की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी मॉम सच कहती हैं। मैंने इससे पहले सच में इतनी अच्छी चाय नहीं पी। रुद्र की तारीफ को सुनकर रक्षिता को जाने क्या हुआ। वो इतनी खुश हुई कि खुशी से उसका चेहरा लाल हो गया। रक्षिता एकदम से बच्चों की तरह उछल पड़ी थी। तभी उसने देखा कि रुद्र उसे बहुत गहरी नजरों से देख रहा है। रक्षिता की आंखें शर्म से नीचे जमीन में गड़ गईं। रक्षिता ने अपनी स्माइल को कंट्रोल किया और खुद से कहा, बेवकूफ लड़की, जरा सा कोई कंफर्ट दे दे तो उसके सामने एकदम से फैल नहीं जाना चाहिए। थोड़ा पर्दे के पीछे रहना सीखो, वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ये सोचते वक्त भी रक्षिता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बरकरार थी। रुद्र ने रक्षिता को मुस्कुराते हुए देखा तो उससे कहने लगा, एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी स्माइल भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल है? ये सुनते ही रक्षिता की मुस्कान कहीं गायब हो गई और उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो गई, जिसकी वजह खुद रक्षिता भी नहीं जानती थी। रक्षिता आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक बड़ी सी कार आकर हवेली के गेट पर रुकी। ये कौन हो सकता है? यहाँ तो बहुत कम लोग ही आते हैं। रक्षिता ने जब रुद्र की तरफ देखते हुए ये बात कही तो रुद्र तुरंत उठकर गेट पर गया। जब तक रुद्र हवेली के गेट पर पहुंचा, उससे पहले ही एक हैंडसम सा लड़का, जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी, वो अपनी कार से उतरकर गेट पर खड़ा हो चुका था। जैसे ही उस लड़के ने रुद्र को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने वहीं से हाथ हिलाकर रुद्र से कहा, हेलो मिस्टर रुद्र, माई सेल्फ हिमांशु। आज आपके एग्जीबिशन को मैं ही कवर कर रहा था। रुद्र ने जल्दी से गेट खोला और हिमांशु से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोबारा यहाँ क्यों आए हैं? हिमांशु को इस तरह के सीधे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाया। फिर उसने कहा, दरअसल बात यह है कि मैं एक पेंटर हूँ और दुनिया भर की हर उस जगह पर जा चुका हूँ जहाँ पर मुझे मेरी नई तस्वीर के लिए कोई अच्छी और रोचक कहानी मिल सके। पेशे से मैं एक मीडिया वाला हूँ, लेकिन दिल से एक आर्टिस्ट हूँ। ये हवेली मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं यहाँ दोबारा आया, ये जानने की क्या आप मुझे ये परमिशन देंगे कि मैं इसे अपने कैनवस पर उतार सकूं? रुद्र ने हिमांशु की पूरी बात सुनी और कहा, इसकी परमिशन मैं तो नहीं दे सकता भाई, आप उनसे पूछ लीजिए जो इस हवेली के मालकिन है। रुद्र ने रक्षिता की तरफ इशारा करते हुए कहा तो हिमांशु की नजर भी रक्षिता पर पड़ी। हिमांशु उसको देखते ही बोला, ओह, आज जिस तरह से इन्होंने पेंटिंग के बारे में बात की, उसे सुनकर मैं इनका फैन हो गया। एक कलाकार को बस यही चाहिए होता है कि उसकी कला को कोई बारीकी से समझे। इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। रुद्र हिमांशु को रक्षिता के पास ले आया और उसे हिमांशु के आने के पीछे का कारण बताया। रक्षिता ने सारी बात ध्यान से सुनी और हिमांशु से कहा, जी बिल्कुल, आप मेरा नंबर ले लें। आप जब भी यहाँ आना चाहें आ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी हवेली की पेंटिंग बनाएंगे। रक्षिता की बात को सुनकर हिमांशु बहुत खुश हो गया था।
उसने रक्षिता का नंबर लिया और फिर वापस चला गया। रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने मिलकर सामान समेट लिया था। रक्षिता भी सबकी हेल्प कर रही थी कि तभी रुद्र रक्षिता के पास आया और उसने कहा, वैसे रक्षिता, आज तो तुम्हें पार्टी देनी चाहिए हम सबको। आज का दिन कुछ मायने में तुम्हारे लिए भी काफी अच्छा गया। रुद्र की बात सुनते ही रक्षिता ने कहा, सर ये भी कोई कहने की बात है? आज का दिन हम सबके लिए काफी अच्छा था। बताइए किस तरह की पार्टी चाहिए आपको? रक्षिता ने जिस तरह से जवाब दिया उससे रुद्र को लगा कि अब वो अपनी बात थोड़ा खुल के कर सकता है। रुद्र ने कहा, बस ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा म्यूजिक, हल्की सी वाइन और साथ में कुछ हैप्पी मोमेंट्स, दैट्स इट। रक्षिता वाइन का नाम सुनते ही थोड़ा झिझक गई, लेकिन उसने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। उसने आगे कहा, ठीक है, आप मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं सारा इंतजाम करती हूँ। उसके बाद रक्षिता ने ऑफिस से आए बाकी लोगों की मदद से एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम हवेली के लॉन में ही कर दिया। माहौल काफी अच्छा था, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी रुद्र एक वाइन का ग्लास लेकर रक्षिता के पास आया और उससे कहा, तुम तो कुछ भी पी नहीं रही, ये क्या बात हुई? रक्षिता ने जवाब दिया, सर मैंने इससे पहले कभी ड्रिंक नहीं की है, सो। रक्षिता आगे क्या कहे वो ये बात सोच रही थी कि तभी रुद्र ने कहा, तुमने बहुत कुछ ऐसा किया है जो इससे पहले कभी नहीं किया था, जैसे किसी पेंटिंग को देखकर उसके बारे में बात करना, उसे करके अच्छा लगा ना? रक्षिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रुद्र ने बात आगे बढ़ाई और कहा, तो एक ग्लास वाइन पीकर भी अच्छा ही लगेगा, कुछ गलत नहीं है इसमें। रुद्र की यही एक बात रक्षिता को बहुत ज्यादा पसंद आई थी कि वो किसी को भी बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता था। रुद्र के कहने पर रक्षिता ने एक ग्लास वाइन का पी लिया। उसके बाद रुद्र ने उसे डांस के लिए कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? रक्षिता अब हल्के से नशे में थी। उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और वो दोनों साथ में डांस करने लगे। रक्षिता को रुद्र के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। तभी रक्षिता को एक बात याद आई। उसने डांस करते हुए रुद्र से कहा, सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? रुद्र ने कहा, हाँ पूछो ना। रक्षिता ने जवाब दिया, आप तो इस हवेली में पहली बार आए हैं, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ एक बेसमेंट है जिसमें कोई स्टैंड रखा हुआ है? रक्षिता शायद ये सवाल होश में नहीं पूछ पाती, लेकिन अभी वो जिस मूड में थी इस वक्त वो खुद को एकदम आजाद महसूस कर रही थी। रुद्र ने बड़े प्यार से रक्षिता की बात का जवाब दिया, मेरी एक आदत है, मैं जब भी किसी नई जगह जाता हूँ उससे पहले वहाँ अपने किसी आदमी को भेजकर वहाँ के बारे में सब कुछ पता कर लेता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जिस आदमी को मैंने यहाँ भेजा था उसी ने मुझे इस बारे में बताया था। रुद्र की बातों में रक्षिता को सच्चाई नजर आई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। ये कहते हुए अचानक से रक्षिता का पैर मुड़ा और वो दर्द से चीख पड़ी। रक्षिता को चीखते देख बाकी लोग भी उसके पास दौड़ाए। रुद्र ने जल्दी से उसे अपनी गोदी में उठाया और कमरे में लेकर आ गया। रुद्र ने बाकी लोगों से कहा, तुम लोग एंजॉय करो, शायद हल्की सी मोच है, मैं देखता हूँ। रुद्र का ऑर्डर मिलते ही बाकी लोग लॉन में लौट आए। रुद्र ने रक्षिता के पैर से उसके हील्स निकाले और धीरे से उसके पैर को सहलाने लगा। रुद्र के छूने से ही रक्षिता को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई हो। रुद्र ने पैर पर हल्के हाथों से मालिश की। रक्षिता को नींद आने लगी थी। रुद्र ने जब ये देखा तो कहा, तुम सो जाओ, मैं बाहर जाता हूँ। ये कहकर रुद्र जैसे ही बेड से उठा वैसे ही रक्षिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने मुड़कर रक्षिता की ओर देखा। रक्षिता ने रुद्र से कहा, मुझे जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता। आप पहले इंसान हैं जिस पर विश्वास करने को दिल कह रहा है। आपके आसपास रहना अच्छा लगता है मुझे। आप अभी मत जाओ, यहीं बैठो। रुद्र रक्षिता की बात सुनकर दंग रह गया था। वो चुपचाप बिना एक शब्द कहे वहीं रक्षिता के पास बैठ गया। रक्षिता ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और सो गई। थकान से रुद्र की आंखें भी बंद हो रही थी। वो भी रक्षिता के पास ही लेट गया।
और जल्दी ही सो गया। जहां इधर रुद्र और रक्षिता सुकून से सो रहे थे, वहीं दूसरी ओर तांत्रिक किसी से फोन पर बात कर रहा था। आप बिल्कुल चिंता ना करें, कल की रात उसे मैं हमेशा के लिए गायब कर दूंगा, बस कल तक का इंतजार। और दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा।